सबसे पहले चर्चा है आज के पेटीएम की। हमने खबर क्यों करना चाही थी, क्योंकि पार्ट 2 में हम लेंगे उसे कि पेटीएम बोर्ड ने डिसाइड किया है 13 तारीख से बाईबैक करना। तो 13 तारीख में अभी 2 दिन बाकी हैं। ऐसी स्थिति में हम तब से पहले आपको यह सेशन दे देंगे कि पेटीएम बोर्ड का बाईबैक ऑफर क्या है। लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं हमारे पेटीएम की, जो इंडियन ब्रांड है, जिसका आईपीओ इंडिया के अब तक के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में से एक रहा। इंडिया में अब तक एलआईसी के बाद अगर कोई रहा है तो वो पेटीएम है। एलआईसी जब तक नहीं था तब तक पेटीएम का ही आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता था। जिस व्यक्ति की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। फोर्ब्स ने, जो कि दुनिया भर के अंदर बिलियनियर्स की लिस्ट निकालती है, इन्हें भी बिलियनियर लिस्ट में शामिल किया। विजय शेखर शर्मा के बारे में जो फोर्ब्स ने लिखा वो आप लाइन दर लाइन समझ लीजिए। नंबर 1, 2022 में इनकी नेटवर्थ, स्वयं की नेटवर्थ 1.2 बिलियन डॉलर थी। नंबर 1। नंबर दूसरा, इंडिया में 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके द्वारा सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशियरी था तो ये थे। इसके अलावा इनके बारे में लिखा गया है कि इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में अगर कोई बात शुमार है तो वो ये है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर समझा जाता है, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनकी कहानी भी आपके सामने रखूंगा, जिनका नाम है वॉरेन बफेट। वही वॉरेन बफेट जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी कंपनी को रन नहीं करते लेकिन सब कंपनियों को रन करते हैं। यानी वो एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा एक कंपनी के रूप में अगर कुछ चलाया जाता है तो उसका नाम है बर्कशायर हाथवे। सैकड़ों, मुश्किल से 100 के आसपास मतलब कर्मचारी कुल मिलाकर होंगे। दुनिया भर की ना जाने कितनी कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट है और जब से उनके इन्वेस्टमेंट है तब से ही वो दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में शामिल रहे हैं। हम उनके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे, वॉरेन बफेट के बारे में। अगर आप चाहें तो मुझे सेशन के बाद में बताइएगा कमेंट करके, अगर आप उनकी भी कहानी मुझसे सुनना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इनके जीवन की बड़ी उपलब्धि थी जब वॉरेन बफेट की कंपनी ने पेटीएम के शेयर परचेज किए थे। कहते हैं कि वॉरेन बफेट जिस कंपनी के शेयर परचेज करें, समझिए कि उसका सिलेक्शन हो गया है एक प्रकार से। अब वो स्थापित कंपनी है, अब उसे कोई पीछे नहीं धकेल सकता। ऐसी कंपनी के शेयर परचेज करने से ये सुर्खियों में आए थे 2018 में, यानी पेटीएम दुनिया के अंदर सुर्खी 2018 में बना। शर्मा हैज क्रिएटेड पेटीएम मॉल, ई कॉमर्स बिजनेस एंड पेटीएम पेमेंट बैंक। इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या है। तो चलिए पेटीएम पेमेंट बैंक के मालिक विजय शेखर शर्मा के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो साथी पेटीएम जानते हैं बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी यहां से निकाल लीजिए। पेटीएम के पास 6 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं। जो पेटीएम बैंक है इनकी, पेटीएम पेमेंट बैंक, 6 करोड़ कस्टमर्स, 30 करोड़ से ज्यादा वॉलेट, बैंक वॉलेट। आबादी को देखते हुए आप अंदाजा लगाइएगा। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स, वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसी सुविधा देता है पेटीएम, जिसके मालिक हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा का जन्म 1978 में, अगर उम्र के लिहाज से देखें तो 46 साल के, 44 साल के व्यक्ति। इनका जन्म कब हुआ? विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर 1978 में हुआ। आपकी इनिशियल स्टडी अलीगढ़ में हुई और आप एक हिंदी मीडियम विद्यालय से पढ़कर पास हुए। हिंदी मीडियम में कक्षा ली। पिताजी इनके स्कूल टीचर, माताजी इनकी गृहिणी। एक साधारण परिवार, मतलब ये आपको जो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन मिल सकता है वो है। विजय शेखर के शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ के छोटे से कस्बे हरदुआगंज के एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी। यह बात बार बार मैं आपके सामने क्यों फोकस कर रहा हूं, इसके पीछे का बड़ा कारण यह है क्योंकि आप और हम में से बहुत सारे लोग यह मानकर चलते हैं कि भाई अगर कुछ भी हो तो एक हिंदी मीडियम का बच्चा क्या कर सकता है, यह लोगों के लिए बड़ी कहानी बनती है। अब तक हमने हिंदी मीडियम से बहुत सारे आईएएस आईपीएस सुने हैं, लेकिन क्या कभी कोई बिजनेस माध्यम या फिर आज के जमाने में कोई बिजनेस व्यक्ति सुना है? तो उनकी कहानी ये बनेगी। मतलब आज के जमाने से मेरा तर्क है, ये जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं जिन्होंने बिलियन डॉलर कंपनी का टारगेट छुआ हो और वो एक साधारण पढ़ाई करके बने हो, उनकी कहानी है ये। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से निकले विजय शेखर शर्मा का मां का नाम आज विजय शेखर शर्मा का नाम आज फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल है। विजय की प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि वो किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़े थे, वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे। पढ़ने में मेधावी थे, पढ़ने में हमेशा, जैसे होता है सरकारी स्कूलों में, अगर आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल परफॉर्मर्स को टॉपर होने का रुतबा मिल ही जाता है। ये अपनी स्कूल में, छोटे स्कूल में टॉपर रहे।
अपनी मेधा के दम पर इन्होंने 12th की परीक्षा मात्र 14 साल की एज में पूरी कर दी। मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी बताता हूं। इनकी कहानी छोड़िए, मैं ना जब इनके बारे में पढ़ रहा था तो मैं खुद से अपने आप को रिलेट कर रहा था। मैं विजय शेखर शर्मा जितना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो मतलब शायद जानते भी नहीं होंगे कि कोई मैं क्या हूं। ये कोइंसिडेंस है, सेम यही सब कुछ मेरे साथ भी घटित हुआ। इसलिए मैंने इस कहानी को ना आपके साथ में साझा करते समय एक आत्मीयता महसूस की। इनकी एज में पहुंचेंगे तब हम कहां होंगे नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं रिलेट कर पाता हूं खुद को इनसे, मैं अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही 12th तक की पढ़ाई 14.5 साल की एज में पास की। मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे, माता गृहिणी रही। ऐसे ही एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर के शुरुआती पढ़ाई शुरू हुई। तो जब कहानी में रिजेंबलेंस मिलने लगा ना, तो जैसे मैंने अपने आप को इनसे कनेक्ट किया, ना जाने मेरे कितने सारे साथी आज के इस सेशन में अपने आप को इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं इनके बारे में, इनकी कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन आप और हम जैसे रिलेट करते हैं, जैसे कल को किसी को पता चलता है एक किसान का बेटा आईएएस बन गया, तो वो बच्चा खुद को रिलेट कर पाता है कि यार मैं भी एक किसान के परिवार में जन्मा हूं, मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की है, मैंने भी यही सब्जेक्ट्स लिए थे, क्या पता मेरा भी आईएएस में हो जाए। वो जो कनेक्शन है ना, वो आप इनके साथ जोड़ पाएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगा, मैं इनके साथ कनेक्शन जोड़ पाया। ठीक है, अब साहब ये अपनी अलीगढ़ से पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते थे, तो विजय ने दिल्ली के अंदर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया। लेकिन एडमिशन के बाद में जो दिक्कतें शुरू हुई वो थी मीडियम की, क्योंकि जो बच्चा 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, उसे अचानक इंग्लिश मीडियम में अगर आप बीटेक करने के लिए दे देंगे तो बड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और आप एज एन लिसनर ये आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। शुरुआती पढ़ाई में सब कुछ समान मेरे साथ भी ऐसे ही घटित हुआ था। मुझे ये एहसास होता है, अब मैं अपने आप को इनके साथ कंपेयर करके अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा हूं, मैं बस एक रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज बहुत कॉमन है हम सब भारतीयों के साथ। उनके साथ ऐसा होता है जब वो हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में जाते हैं तो उनके मन में इस तरह के भाव आते हैं कि यार मैं कैसे इन सब के साथ कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पर्सनली ये देखा है, आपने भी देखा होगा, वो आप मुझे सेशन के अंत में बता दीजिएगा। इसके बाद में जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ाई के दौरान जब दिक्कतें आई, तो जो आप और हम करते हैं, मैं जब आपसे सजेशन के लिए संडे वार्ता करता हूं, अब शायद हम इस संडे से या नेक्स्ट संडे से संडे वार्ता वापस से रिज्यूम कर देंगे। काफी लंबे टाइम से संडे वार्ता नहीं हो पा रही है, हम जल्दी ही उसे रिज्यूम करेंगे। तो असल में इनकी जो पढ़ाई होती थी ना, उसकी कमजोरी, जो इंग्लिश की कमजोरी थी, जो आज का हर विद्यार्थी लगभग वैसा करता है, क्या कि ये हिंदी और इंग्लिश की किताबें साथ रख के पढ़ा करते थे। आप भी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से अगर परेशान है तो उनको मैं सजेशन देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश की किताबें एक साथ रखकर पढ़िए। इनने भी ऐसे ही किया, सेम राइटर की दोनों किताबें ले ली, उन दोनों को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा, धीरे धीरे भाषा का ज्ञान होना शुरू हुआ। आज आप जब हमारी क्लासेस को देखते हैं या आप अपने आप को देखते हैं, बहुत अच्छे से चीजें इंग्लिश में समझ और देख पाते हैं। इसके पीछे की कहानी अपने ही जैसे किसी व्यक्ति की कहानी है। स्कूल के टॉपर रहे विजय इंजीनियरिंग में बड़ी मुश्किल से पास हो पाए, क्योंकि उन्हें ना तो इंग्लिश आती थी, ना वो टेक्निकल नॉलेज की उनके पास कोई आधारभूत समझ थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने आप को यह सोचा कि सबसे पहले इसी चीज पर काबू पाना है। और देखिए, इंग्लिश ना एक मानसिकता है। आप में से जितने भी साथी ये मान लेते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो ये मान लेते हैं कि ये भी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जैसे हम हिंदी में अपनी बातें रख पाते हैं, पैदा होते ही तो हम हिंदी में नहीं सीख गए थे, हमें घर वालों ने बोलना सिखाया था, हमें मीनिंग समझाए थे, आज भी हम बहुत से शब्द हिंदी में सीखते हैं। ऐसे ही कोई सी भी भाषा हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, पोर्तुगीज हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, ये सब भाषाएं ही तो हैं, अभिव्यक्ति की भाषाएं हैं। बहुत सी फिल्में तो आप बिना भाषा के भी समझ लेते हैं। कोरियन फिल्मों को बिना सबटाइटल्स के भी आप बहुत अच्छे से फील कर लेते हैं कि यार स्टोरी में दम है। यानी अभिव्यक्ति जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। भाषा तो एक माध्यम है। तो इन्होंने उस माध्यम के लिए अपनी पुरानी किताबें और मैगजीन उठाकर दोस्तों की मदद से अंग्रेजी सीखना शुरू किया। और धीरे धीरे इन्होंने पढ़ते हुए, जब किताबों को साथ साथ पढ़ रहे थे, तो इन्होंने अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ बना ली। आपको मालूम है, इनकी कहानी में एक व्यक्ति को और ऐड कर देता हूं मैं। आप में से बहुत से साथियों ने मुझसे जैक मा का नाम सुना होगा। उम्मीद है आपको याद हो जैक मा, जिनके बारे में भी आज जिक्र आएगा।
जो कि अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं, जो कि इंडिया के मतलब वर्ल्ड के अंदर बड़ी कंपनियों में से एक है, चाइनीज कंपनी है। कुछ दिनों पहले अलीबाबा गायब हो गए थे, उनकी कहानी को भी रिलेट करिएगा अगर आप चाहेंगे ना। तो ऐसे लोगों की कहानी जो कि बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक का सफर किए, उनकी कहानी हम इस चैनल पर जरूर करेंगे, क्योंकि ये बातें बाजार की हैं और बाजार की बातों में ऐसे लोगों की जिक्र करना हमें यह विश्वास पैदा करता है कि हमारे पास केवल सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने का, हमारे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के। सरकारी नौकरियां ठीक है हमको मिलती हैं, बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलती तो हम उससे भी बड़े आदमी बनेंगे भाई। हम अपने आप को लिमिट क्यों करें? हमारी मानसिकता को बदलने के लिए मैंने ये बातें बाजार की शुरू की है, जिसमें ना केवल हम ट्रेडिंग ना जाने। मैं अलीबाबा की बात पर वापस लौटता हूं, तो जो जैक मा है ना, वो और भी साधारण थे। साधारण से अर्थ आप इतना लगाइए कि उन्हें भी इंग्लिश का बहुत डर था, और इंग्लिश का डर था तो उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए टूरिस्ट गाइड का काम किया। जो भी फॉरेनर्स आते उनके साथ में एक साधारण छात्र के रूप में फॉरेनर गाइड के साथ में जुड़ जाते और उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करके चाइनीज व्यक्ति, जहां पर चाइनीज में चाइना में मंदारिन सिखाने पर जोर है, वो व्यक्ति इंग्लिश सीख रहा था। इंग्लिश सीख के ऐसे ही फॉरेनर्स की मदद से अमेरिका पहुंच गया। ये कहने का अर्थ ये है कि हम में से बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस जो मुझे अच्छे से अभी सुन और समझ पा रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस की एक बहुत बड़ी बोटलनेक है इंग्लिश। बहुत बड़ी बोटलनेक इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश बहुत बड़ा हवा है, हमने बना लिया। हमारी प्रोग्रेस में आप जिस भी कार्यालय में काम करते हो, आपकी सराउंडिंग में जो भी व्यक्ति हो, उसे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना भी आता है, तो वो शायद हमसे 2-5 हजार एक्स्ट्रा पाता होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। सीखने में शर्म क्या है? सीखिए, कोई सीखने की उम्र नहीं होती है ना। तो ये सब चीजें रिलेट करती हैं। तो इन्होंने भी यही काम किया। इन्होंने धीरे धीरे किताबों को साथ साथ पढ़ना शुरू किया। क्लास में टॉप रहने वाला व्यक्ति लेकिन अब शर्म के मारे कॉलेज जाना छोड़ चुका था। क्यों छोड़ चुका था? आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जो क्लास में टॉपर रहा होता है उसको हमेशा मन करता है कि मैं हमेशा टॉप करूं, और जब आप हमेशा टॉप नहीं कर पाते ना, तो आप ऐसी जगह जाने से डरते हैं। ये भी आप रिलेट करिएगा। ये सब घटनाएं आप बीती सी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है हम और आपकी कॉमन बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 1997 में जब ये कॉलेज की पढ़ाई के दौरान काम कर रहे थे, तो इन्होंने एक वेबसाइट की स्थापना की जिसका नाम था indiasite.net। 2 साल में ही इन्हें कई लाख रुपए में इन्होंने इस वेबसाइट को बेच दिया। अब देखिए 19 कब पैदा हुए थे? 78 में। आप अभी 1997 में आए हैं, यानी कि अगर 78, 88, 98, अभी 19 साल की उम्र में हैं आप, और उस समय पर आपने एक वेबसाइट बनाकर बेच भी दी और कई लाख रुपए कमा लिए। वर्ष 2000, अगेन मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, 22 साल की उम्र में इन्होंने 197 नामक कंपनी बनाई। पता है ये कंपनी का 197 का नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि उस समय बीएसएनएल बहुत तेजी से चलता था और बीएसएनएल का कस्टमर केयर नंबर होता था 197। तो इन्होंने 1 को 1 लिख दिया और 97 लिख दिया, तो ये 197 बन गया, 197 कम्युनिकेशंस। आज भी पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम 197 कम्युनिकेशंस है। सोचकर देखिए कि किसी जमाने में बीएसएनएल, आप में से आपके घर के बड़े भाई या पापा मम्मी से पूछिएगा, उन्हें याद होगा एक जमाना बीएसएनएल का जमाना हुआ करता था। लोग लाइन में लगाकर के बीएसएनएल की सिम पाया करते थे। उस जमाने में इन्होंने उससे प्रेरणा ली और अपनी कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन रख दिया, और इस पर इन्होंने न्यूज, क्रिकेट स्कोर, रिंगटोन, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट्स जैसी चीजें डालना शुरू किया। आज यही कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। साउथ दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यह है 197। उम्मीद है आप इसको रिलेट कर पाए। चाहते तो यह भी थे कि विदेश जाकर पढ़ूं, चाहते तो यह भी थे कि मैं वित्तीय चैलेंजेस से मुकाबला करूं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे चीजें बढ़ना शुरू हुआ। इस बीच में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर थर्ड ईयर के कॉलेज के थर्ड ईयर में एक और काम शुरू किया जिसका नाम XS था। XS नाम से इन्होंने 1999 में, जब इनकी उम्र 21 साल हुई, इस समय इन्होंने XS नाम से यूएसए की लोटस इंटरवर्क को $5 लाख में अपनी एक कंपनी बनाकर बेच दी। अब विचार करिए, कॉलेज में बहुत से साथी हमारे इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि कॉलेज के बाद जाकर के एक नौकरी पाएंगे। ये कॉलेज के दौरान 2 कंपनी बनाकर बेच चुके थे। $5 लाख छोटी रकम नहीं होती है। $5 लाख में जो कंपनी इन्होंने बेची, उसके बाद में इन्होंने उस कंपनी में ऑफर मिला इन्हें कि आप इस कंपनी में जॉब कर लीजिए। इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने ना, जो कंपनी खुद में बनाई हो उसमें नौकरी कैसे कर सकते हैं, नौकरी छोड़ दी। 2001 के अंदर 197 नाम की कंपनी बनती है
और उम्र आप जोड़ चुके होंगे कि इस समय ये 23 साल के हो चुके हैं। और यहां पर इन्होंने धीरे धीरे अपनी चुनौतियों को स्वीकारना शुरू किया। इन्हें बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हुए, मॉरली ये टूटने लगे, क्योंकि उस समय देश में इंटरनेट बहुत महंगा था और उस समय ऑनलाइन के अंदर इतनी ज्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। कहते हैं कि इन्होंने जब कंपनी शुरू की तो जिनके पार्टनर्स थे वो भी इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस था। अपनी हालत को इन्होंने खुद से बयां करते हुए कहा है कि एक ऐसा समय था जब पैसा बचाने के लिए मैं अपनी मंजिल तक का सफर पैदल किया करता था, केवल 2 कप चाय पी के पूरा दिन गुजारा करता था। यानी डार्क साइड सबके जीवन में होते हैं, कभी भी अपने डार्क साइड से अपना मोरल डाउन मत करिए। आप वही हैं जो इन चुनौतियों को जीत जाएंगे, इनसे पार पा जाएंगे। विजय की कंपनी तब चल पड़ी जब उनकी मुलाकात एक नामी एंजल इन्वेस्टर के साथ हुई, जिन्होंने विजय को एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सेदारी दी, कुछ पैसे देकर इनके हिस्से परचेज कर लिए। साल 2010 में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का दौर जब शुरू हुआ तो विजय ने मौके का फायदा उठाते हुए कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड लाने का आइडिया दिया। यूजर्स को ना केवल कंटेंट बल्कि उन्हें ऑफर दिए और पेटीएम की धीरे धीरे शुरुआत हो गई। अब यह पेटीएम की कहानी भी बड़ी रोचक लगती है। पेटीएम शब्द से ऐसा लगता है कि यह एटीएम का स्थान ले लिया है। वास्तविकता में इसकी फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, यानी मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करिए। असल में पेमेंट की जो शुरुआत है इनके द्वारा मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, बिल का पेमेंट करने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, फोन का बिल भरने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था जो कि कोरोना काल से पहले भी लोगों के द्वारा इस प्रकार के रिचार्जेस में काम में लिया जाता था। यानी पे थ्रू मोबाइल, ये पेटीएम है। हमें लगता है एटीएम का, इन्होंने पेटीएम कर दिया है, लेकिन आज एटीएम जैसा ही लगता है क्योंकि आप सब लोग इसको स्कैन में यूज लेते हैं। विजय अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच चुके थे। कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने इन्हें नया आइडिया दिया बिजनेस का। विजय जब भी किराने की दुकान पर सामान लेने जाते तो वो चिल्लर की दिक्कत होती, आइडिया आता, देखते कहते हैं कि जब समस्या आती है तो आप समाधान खोजते हैं, और समाधान के लिए इन्होंने खोजा कि यार जब लोग पेमेंट के लिए स्कैनर का उपयोग कर सकते हैं तो ये चिल्लर की दिक्कत को दूर क्यों ना किया जाए। आज की स्थिति यह है कि इस डिजिटलाइजेशन के कारण टॉफी उद्योग संकट में आ गया है। शायद आपको पता ना हो, टॉफी उद्योग संकट में इसलिए आ गया है कि बहुत सारे दुकानदार, किराना व्यापारी आपको टॉफियां पकड़ाते ही इसलिए थे, सर 1 रुपया चेंज नहीं है, सर 2 रुपया चेंज नहीं है, कई तो भाई साहब 8-8 रुपया 9-9 रुपया की जगह टॉफियां टिका देते थे। आज आप लोग एग्जैक्ट पेमेंट करते हैं, चिल्लर का मतला ही खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में इन्हें यह आइडिया आना शुरू हुआ। 2010 में यह पेटीएम लेकर आ गए। 197 से पेटीएम अब बन के आता है और इन्होंने इसे शुरू किया, जो आज मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होने वाला इंडिया का शायद सबसे बड़ा एप्लीकेशन होगा। धीरे धीरे इसके अंदर इन्होंने पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल को आगे बढ़ाते हुए अपना काम आगे बढ़ाया। पेटीएम ने 2014 में मोबाइल वॉलेट शुरू किया। आपको मैंने कल अडानी की कहानी सुनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जब एक बार विचार कर लेते हैं ना, तो कायनात आपको वो सारी चीजें दिलाने में जुट जाती है। आप बस सकारात्मक सोच रखिए। हमारा दिमाग ना एक तरह से ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग मोबाइल सिम की तरह है, जिसके सराउंडिंग में सब तरह के नेटवर्क हैं। आज मेरे मोबाइल में अगर जियो का नेटवर्क आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि इस रूम में एयरटेल का नहीं है या वोडाफोन का नहीं है या बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है, सबके नेटवर्क हैं। लेकिन सिम ने केवल जियो को पकड़ा क्योंकि उसके अंदर ससेप्टेबिलिटी है। सोच का और मौकों का भी यही हाल है। यदि आप सोच सकारात्मक रखेंगे तो आइडिया भी सकारात्मक आते हैं। कायनात आपको उस लायक बनाने के लिए निकल पड़ती है, आप जैसा सोच रखते हैं। और यहीं से इनके पास में आइडियाज की शुरुआत आप सोचकर देखिए जैसे इन्हीं का इंतजार कर रही थी। 2014 में इन्होंने मोबाइल वॉलेट शुरू किया। भारत के अंदर पहले ही आकर के इन्होंने जो धमाका मचाया, सीधा फायदा मिला मोदी जी के एक भाषण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक 8 नवंबर 2016 का भाषण, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यदि कोई यह कहे कि इन्हें पहले से पता था तो मतलब यह केवल एक अतिशयोक्ति होगी। ऐसी स्थिति में जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण आता है, लोगों के सामने पेटीएम के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता है। फोन पे उस समय शुरुआत ही था।
पेटीएम ने अपनी बातें इतनी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि लोग 500 और 1000 के बिना बैंक अकाउंट को मोबाइल वॉलेट जो कि 2014 में शुरू हो चुका था उसे यूज कर रहा था, और पेटीएम जन जन तक जाकर स्कैनर लगा रहा था। स्कैनर लगाओ पैसे लो, दुकान वालों को स्कैनर बांट रहा था, सब जगह स्कैनर, यानी आप लंबी लाइन में लग रहे हैं और पेटीएम सबको पकड़ पकड़ कर स्कैनर टिका रहा है और मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है। यह होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी आपदा में अवसर तलाशना। अक्सर लोग आपदा में क्रिटिसिज्म करना शुरू करते हैं। आज भी बहुत से वे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बन गए जिन्होंने कोरोना को अवसर में बदला। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते रह गए, ना जाने ये सरकार क्या कर रही है। सरकार केवल आपको सुविधाएं दे सकती है जो सबको देती है, आपको उसमें से अवसर तलाशने हैं। यही काम इन्होंने किया। 6 साल पहले जो नोटबंदी हुई थी उसने, उस समय जब कुल 12-12.5 करोड़ कंज्यूमर थे, आज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 नवंबर की रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री ने देश में यह काम किया, मात्र इतना सा कहते ही 1 साल के अंदर पेटीएम के अंदर 435% ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, यानी 200% डाउनलोड बढ़ गए। कुल ट्रांजैक्शन में 250% की बढ़ोतरी पहली ही साल में हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि महज एक इत्तेफाक है। जनाब, इत्तेफाक भी उनके साथ होते हैं जो प्रयास करते हैं। घर बैठे रहते लोगों के साथ इत्तेफाक नहीं होते। यदि इन्होंने प्रयास ही नहीं किया होता, ये उस समय, जिस समय मोदी जी घोषणा कर रहे हैं, उस समय ये लाइन बोल रहे होते कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा। बनाया लोगों ने, बने लोग, बड़े लोग बन के आए। बहुत सारे लोगों ने, व्हाट्सएप का पेटीएम तो अब आया है, यानी पेमेंट ऐप तो अब आया है। लोगों ने देख करके बनाया, कोई पहले से ही लगा हुआ था। इसी को तो आइडिया कहते हैं। बिजनेसमैन जो सबसे बड़ी रिस्क लेता है वो अपने आइडिया को पानी से सींचने की लेता है। पानी में जो पानी डलता है ना, वो उसका खून पसीना होता है। यानी आइडिया रूपी जो पौधा है वो बिजनेसमैन के लिए एक खून पसीने की बूंद से सिंचित किया गया पौधा होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपको कितना दृढ़ विश्वास है अपने प्रोडक्ट पर, वो लोगों को बड़ा बनाता है। आप सोचकर देखें, नोटबंदी के 6 महीने के भीतर इनकी मुलाकात होती है जैक मा से। ये वही जैक मा है जिसकी कहानी मैं आपसे कह रहा हूं, कभी चाहेंगे तो सुनाऊंगा इनकी कहानी। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, वॉरेन बफेट, जैक मा, ये आप सबके मोटिवेशन है। बाजार की बातें हो और इनकी चर्चा ना हो तो समझिए आप बाजार में नहीं है। ये वो लोग हैं जो सिंगल पीढ़ी में, अक्सर हम लोग कहानियां सुनते हैं अडानी, अंबानी, या फिर अडानी चलो हटा दो, अंबानी, टाटा, बिरला, ये कई पीढ़ियों के कारण अमीर हैं। टाटा का तो परिवार ही अमीरी में चल रहा है, बजाज का परिवार अमीरी में चल रहा है, यानी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाले अमीर हैं। जो फर्स्ट जनरेशन में हमारी तरह मौके रखते हैं, उन लोगों की चर्चा अगर की जाए तो जैक मा को नहीं छोड़ सकते, विजय शेखर शर्मा को नहीं छोड़ सकते, अडानी को नहीं छोड़ सकते। यह अपने आप में आपके लिए एक बड़ा उदाहरण है। आप इधर से देखें कि पेटीएम के अंदर 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए अलीबाबा चला आया। 2015 में 336 करोड़ रुपए की रेवेन्यू वाली कंपनी 2017 में 828 करोड़ की बन चुकी थी। पेटीएम ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, ब्रांड इमेज को काफी फायदा हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना संकट से पहले ही पेटीएम ने 7313 करोड़ का, यानी कि यूनिकॉर्न कंपनी होने का खिताब पा लिया था। वर्ष 2018 के अंदर इनकी, मतलब कहते हैं ना कि अपने सितारों में एक और कलंगी जुड़ गई, और वो क्या था? वो था कि पेटीएम के अंदर अमेरिका के दिग्गज निवेशक, ये वो व्यक्ति है जो कि अपने आप में दुनिया के लिए, जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनके लिए ये एक रेफरेंस है। इसका नाम है, मतलब इस व्यक्ति का नाम जो है ना वॉरेन बफे है, और इसकी कंपनी का नाम बर्कशायर हाथवे है। ये वो व्यक्ति है जो आपको बैठे बैठे ये सिखाएगा कि आप कुछ मत करिए अगर, और केवल पढ़ाई करते हैं, दुनिया का केवल मार्केट एनालाइज करते हैं, तो भी आप अरबोंपति हो सकते हैं। बस अपने कन्विक्शन पर बिलीव रखिए कि मैंने जो स्टडी की है वो पूर्ण की है। ये व्यक्ति आज भी घंटों पढ़ता है, और पता है क्या पढ़ता है? आने वाली कंपनियों की पूरी बैलेंस शीट पढ़ता है, उस कंपनी का पूरा इतिहास, मार्केट की पूरी जरूरत, केवल पढ़ाई और घर बैठे पैसा। ये है वो व्यक्ति। समझे आप? आज की स्थिति क्या है पेटीएम की, वो जान लीजिए। आज की स्थिति यह है कि पेटीएम में विजय शेखर शर्मा का लगभग 15% हिस्सा है। इससे ज्यादा हिस्सा आंट ग्रुप, जो चाइनीज कंपनी है ना, अलीबाबा का ही एक आंट फाइनेंस करके ग्रुप है, उसका है। अलीबाबा का 7% है। एलिवेशन कैपिटल, सॉफ्ट बैंक, इन सब का परसेंटेज बड़ी मात्रा में इसके अंदर है। पैसा आया तो इन्होंने अपनी ब्रांचेस डाल दी। कई सारी कंपनियां अब पेटीएम के अंडर चलती हैं। पेटीएम के पास 20 अपनी सहायक कंपनियां हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत खुद अरुण जेटली जी के द्वारा की गई, जो उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे।
पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद में फिजिकल डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, तमाम सुविधाएं इनके द्वारा देना शुरू हुआ। नेशनल कोमाल मोबाइल एलिजिबिलिटी इन्होंने पास की और इनको मतलब एक तरह से पेटीएम कार्ड जो है ना वो एक तरह से एटीएम कार्ड की तरह यूज होने लगा। यहीं तक नहीं रुका इनका कारवा। ये जो ढंका इन्होंने बजाया है, ये जो बुल के सींग इन्होंने पकड़े हैं, ये वो कहानी है जब जाकर के इन्होंने अपनी कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कर दी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया वर्ष 2021 में आया। ये आईपीओ देश का तब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया। इनका इनिशियल जो शेयर है वो 2000 रुपए से ऊपर का शेयर रेट निकाला गया। यानी आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, और इस कहानी से आपको जो प्रेरणा मिली वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। आईपीओ आने के बाद क्या हुआ वो है कहानी का पार्ट 2, जो कि मैं इसके बाद लेके आऊंगा। कंटेंट ऑलरेडी तैयार है, सब कुछ था, पर मैंने कहा नहीं, कहानी में किरदार है, पहले उसे स्थापित किया।